नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षान एकेडमी पे। चलिए एक नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ आज से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सीटेट की परीक्षा की जो है वो निश्चित हो चुकी है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे आज एक नए ऊर्जावान के साथ आगे बढ़ते हैं, एक नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ पढ़ेंगे जो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आप लोग एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा की तिथि आ गई है और परीक्षा होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए एकदम जीव जान लगा के पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है। हम लोग आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं। चलिए उसको देख लेते हैं क्या चीज लिखा है। तो ठीक, शुरुआत करते हैं। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो दोस्तों, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे क्या है। इससे पहले पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने मापन मूल्यांकन जिससे आपके प्रश्न बनते हैं, हमने उस टॉपिक पर पढ़ा, उसको क्लियर किया। इसके बाद उस पर और इस पर मिला के आपको जो पिछले पढ़ाया हुआ टॉपिक उस पर हम प्रश्न करवाएंगे। उससे काफी जो प्रश्न बनते हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें हम लेके आएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें आज हमको पढ़ना है जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। खासकर सीटेट में, आमतौर पर सीटेट में ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, बनते रहते हैं। हमको उस चीज को देखना है, उसको लेके चलना है, क्योंकि अब टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ना वही है जो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग क्या पढ़ना है, शिक्षण की विधियां। शिक्षण की जो विधियां होती हैं, आपके प्रश्न इनसे बनते रहते हैं, हमेशा बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। इस चीज को आप नोट करके चलेंगे और ध्यान से इसको देख कर चलेंगे, क्योंकि इन सब चीजों से क्या होता है, सीटेट हमेशा प्रश्न उठाता है और पूछता है। तो पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण की विधियां क्या होती है, टीचिंग मेथड्स। इन सब चीजों में जो शिक्षण की विधियां होती हैं, हमारे पाठ्यक्रम को हम जो पढ़ते हैं उस चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होती हैं, अनेकों शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हम एक एक करके उस विधियों को पढ़ेंगे, जो विधियां दी गई हैं उसको हम एक एक करके लेके चलेंगे, जिससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमको बस वही समझना है, ठीक है, जो चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं क्या होती है शिक्षण की विधियों। पहली विधि क्या है हमारी, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। आप लोग इसको पहले पढ़ते हुए आए हैं, जिससे इससे क्या होती है, पढ़ने में आसानी होती है। इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में क्या होते हैं, हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं क्या दिया हमारा दिया है आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि उसको देख लेते हैं। आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कहें तो कौन है, आपके अरस्तु है, अरस्तु, ठीक है। आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कहें तो आपके कौन है, वो अरस्तु है। इस विधि में देखिए क्या होता है, इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इस विधि में सीधे तौर पर क्या किया जाता है, अनुभव का, जो अनुभव हमारे होते हैं उसको देखा जाता है। और क्या होता है, उदाहरण तथा प्रयोग जो किए जाते हैं, जो अनेकों प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं बच्चों को, और जो प्रयोग करके चीजें बताई जाती हैं वो क्या करके इस नियम में अध्ययन किए जाते हैं। यही चीज इस नियम में बताया गया है, आगमन विधि में क्या होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। इसमें मुख्य बिंदु आगमन विधि में आपका कौन होता है, वो छात्र होता है। इसलिए यह विधि क्या होती है, हमारी छात्र केंद्रित विधि होती है, जो विद्यार्थी को करके सीखने पर क्या करती है, बल देती है, ठीक है। यह क्या करती है, विद्यार्थी जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको क्या करती है, करके सीखने पर बल देती है, क्रिया करके सीखने पर यह विधि बल देती है। इसके बाद देखते क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, नोट पॉइंट करके चलेंगे। इस विधि के प्रवर्तक कौन है, आपके अरस्तु हैं। इसमें क्या होता है, सीधे अनुभव, उदाहरण तथा नियमों का प्रयोग करके कोई भी चीजें बताई जाती हैं। और क्या होता है, यह एक छात्र केंद्रित विधि है। इसमें मुख्य बिंदु आपका कौन होता है, वो छात्र होता है। इसके बाद जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर, कोई भी क्रिया होती है उसको विद्यार्थी जब तोड़ मरोड़ कर छोटे छोटे अंशों में करके सीखते हैं, तो क्या होगा, उस चीज को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। आगे चलते हैं, देखें दूसरा क्या है हमारा, और देखते हैं इस विधि में तर्क करते हुए क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, क्या क्या नियम मिलते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहला क्या होता है, इसमें होता है उदाहरण से नियम की ओर। इस विधि में पहले क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद क्या होता है, उसके नियमों को बताया जाता है। इस विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण, कोई भी चीज होता है, कोई भी टॉपिक होती है, कोई भी पाठ्यक्रम होता है, उसमें पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, नियम, जो नियम उसमें दिए रहते हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर।
इस विधि में क्या होते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, जो छोटे छोटे मतलब बड़े चीजों को क्या होता है उसको तोड़ करके छोटे टुकड़ों में दिखाया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस विधि में क्या बताया जाता है, कोई भी चीज होती है उसको विशिष्ट से बताकर, उसके चीजों को बताकर फिर क्या करते हैं, उसके सामान्य जानकारी, जो सामान्य चीजें दी रहती है उसको बताया जाता है। आगे देखते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें ज्ञात रहती है उसके बारे में पहले क्या अगर बच्चों को उदाहरण के माध्यम से वही चीज कहा गया है, उदाहरण अनुभव नियम के बारे में बताया जाता है। इसके बाद जो चीजें अज्ञात रहती है उस तरफ हमको चलना होता है, उस चीजों को बताया जाता है, बच्चे उस चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण विधि आगमन विधि को इसमें क्या होता है, जो चीजें हमको दिखाई देती हैं उसके बारे में पहले हमको जानकारी हासिल करनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। इसके बाद जो चीजें नहीं दी गई रहती हम क्या करते हैं, उसके बारे में तर्क करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, आदि चीज करके क्या करते हैं, हम उस विधि तक पहुंचते हैं, उस नियम तक पहुंचते हैं। आगे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। जो चीजें हमको दिखाई देती प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती हैं उसका क्या करते हैं, जो चीजें नहीं होती हैं उसको एक प्रमाणित रूप से क्या करते हैं, योगदान देते हैं, उस चीज को हम सीखते हैं। इस विधि में आप इस चीज को नोट कर लेंगे, इस विधि में कौन कौन से आते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर या प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं कौन सी। फिर दूसरी हमारी क्या है, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, निगमन विधि क्या होती है इस चीज को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने आगमन विधि देखा आपकी, जिससे हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे निगमन विधि। निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक देखते हैं कौन है। निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है, आपके इसके भी कौन है, अरस्तु ही है। ठीक है, निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कहें तो आपके कौन है, अरस्तु हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इस विधि में क्या होते हैं, जो छात्र होते हैं, हमारे विद्यार्थी होते हैं, उनको पहले क्या दिया जाता है, नियमों का ज्ञान दिया जाता है, पहले उनको नियम बताए जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। इस विधि में क्या होता है, पहले जो छात्र होते हैं उनको नियमों का ज्ञान दिया जाता है, इसके बाद क्या होते हैं, जो उनको नियम बताकर उनके सामने जो उदाहरण होते हैं उसको एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है। किस विधि में, निगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड में। आगे देखते हैं, यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। यह विधि कैसी है, शिक्षक केंद्रित विधि है। और आगमन विधि हमारी कैसी थी, वो छात्र केंद्रित विधि है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करके चलेंगे, क्योंकि इससे एकदम ध्यान से इस चीज को क्लियर करके चलेंगे। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में क्या होता है, जो शिक्षक हमारे होते हैं वो ही क्या करते हैं, सारे नियमों को बताते हैं, सारे नियमों को सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत विधि है। ठीक है, निगमन विधि क्या है, आगमन विधि के ठीक विपरीत, यानी कि उल्टा उसका। ठीक है, एकदम उल्टी विधि है, वही क्या है, तो विपरीत विधि है, अर्थात क्या है, उसी के एकदम विपरीत है। तो यह विधि क्या होती है, शिक्षक केंद्रित। आप इस चीज को एकदम ध्यान देंगे। उसमें क्या होता है, उसमें उदाहरण से नियम होते हैं, और इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण को बताया जाता है और समझाया जाता है। और यह छात्र केंद्रित विधि आगमन विधि आपकी पूछेगा तो है, और क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि कौन है, वो आपका निगमन विधि है। तो निगमन विधि क्या होती है, उसकी उल्टी या विपरीत विधि होती है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी विधि हमारी है। आगे देखते हैं, इस विधि में तर्क करते हुए हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। कोई भी चीज तर्क विचार सोचते हुए हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। पहला क्या है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। उसमें क्या था, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। इसमें कोई भी चीज होती है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, क्या प्रमाण है, क्या चीजें दिखाई देती है हमको, एक एक चीज इकट्ठा करेंगे, फिर प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने हम जो चीजें दिखाई पड़ती उसको समझेंगे और उस पर विचार करेंगे। दूसरा क्या है, उसमें था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लेकिन इसमें क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक विपरीत विधि इसमें कहा भी गया है, और आप लोग जानते हैं आगमन विधि जो निगमन विधि जो आगमन विधि क्या है, विपरीत विधि है। इसके बाद उसमें था ज्ञात से अज्ञात, इसमें क्या होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो चीज नहीं जानकारी होती है उसको पहले समझेंगे, उसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे, इसके बाद जो ज्ञात होगी उसको हम लोग सीखेंगे। फिर क्या है, उसमें विशिष्ट समान था, इसमें क्या है, सामान्य से विशिष्ट है। इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस विधि में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, आप इस चीज को एकदम नोट करके चलेंगे। इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर बताया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें उदाहरण से नियम, और इसमें नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज दी गई है। आगे प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। इसके प्रवर्तक, जो हमारी प्रोजेक्ट विधि है, इसके प्रवर्तक आपके कौन है, किलपैट्रिक हैं। इस चीज को आप एकदम नोट करेंगे। इसके प्रवर्तक आपके कौन है, किलपैट्रिक हैं। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि कैसी होती है, अनुभव केंद्रित होती है। आगे देखते हैं,
यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के कौन आपके हैं मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रवर्तक आपके कौन है, किलपैट्रिक है। यह विधि कैसी होती है, अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। अनुभव केंद्रित कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरीके से हमको किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमको किसी भी उस पर अनुभव जो होता है, वही चीज हमारी क्या कहलाती है, इसमें प्रोजेक्ट विधि। और ये बालकों के सामाजिकरण विशेषकर ये क्या होती है, प्रोजेक्ट विधि से क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, अगर उस चीज को हम बनाते हैं, उसको समझते हैं, जब उस पर तर्क विचार संश्लेषण विश्लेषण आदि चीजें करके जो हम चीज इकट्ठा करते हैं, वो क्या है, हमारी सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। ऐसी प्रोजेक्ट विधि से क्या होता है, हम कुछ ना कुछ जब उस पर क्रिया करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको समझेंगे, तो उससे हमारे सामाजिकरण को बढ़ावा मिलता है। और क्या करेगा बालक, जब तक अपने व्यवहार मिला के कोई चीज अगर सीखता है, तो उस चीज को क्या करेगा, वो जल्दी सीख जाएगा। इसीलिए कहा गया यह बालकों पर सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। आगे देखते क्या कहा गया है, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस विधि में, प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी क्या होता है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। इसमें क्या होता है, स्वतंत्र रहता है। प्रोजेक्ट विधि में यही चीज कही गई है। इसमें जो विद्यार्थी, जो छात्र होते हैं, वो कोई भी कार्य जो करते हैं, वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से होकर करते हैं। आगे देखते हैं, अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, बच्चों के सामने जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका जो हल करता है, वो क्या करता है, अपने स्वयं के विचार, तर्क प्रस्तुत, चिंतन प्रस्तुत करके क्या करता है, वो अपने विचारों को हल करता है, अपनी समस्याओं को हल करता है। आगे देखते हैं, यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। वास्तविक चीजें जो हमारे संसार में, जो हमारे समाज में, जो हमारी सभ्यता में जो चीज दिखाई दे रही है, उस पर क्या करता है, ये सिद्धांत, ये विधि कार्य करती है। वास्तविकता के सिद्धांत पर, वास्तविक रूप से जो चीजें मौजूद रहती हैं, उसी सिद्धांत पर क्या करती है, विधि कार्य करती है, आपकी प्रोजेक्ट विधि। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का जो हल होता है, वो स्वयं के तर्क विचार करके करते हैं। और यह पॉइंट आप एकदम नोट कर लेंगे, यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये ऐसे सीटेट में आपके डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कौन सी विधि दी गई है। आगे इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि यह विधि विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सके। इस विधि में, प्रोजेक्ट विधि में और क्या कहा गया है, यह विधि क्या होती है, इस प्रकार की शिक्षा बालकों को प्रदान करती है जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का भी क्या करते हैं, समाधान करते हैं। किस मेथड से, प्रोजेक्ट मेथड से। आगे देखते हैं, यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है, एक बाल केंद्रित विधि या शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय, क्रियाशील रहते हुए समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इस विधि में विद्यार्थी क्या होते हैं, क्रियाशील, सक्रिय रूप से क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, समूह में रहकर क्या करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं। एकदम क्रियाशील मतलब एकदम संरचनात्मक रूप से किसी भी कार्य को वो करने के लिए सक्रिय होते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। बच्चे जो चीज, विद्यार्थी जो चीजें खुद से स्वयं से तर्क विचार करके सहपाठी के साथ समूह में रहकर सीखते हैं, प्रोजेक्ट विधि में यही चीज बताया गया। उसमें जब, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई भी चीज अगर साथ में रहकर सीखेंगे, समूह में रहकर सीखेंगे, तो उससे प्रत्येक बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही इस विधि में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इसको देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए क्या किया जाती है, भाषा को सिखाया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहा गया है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में क्या होती है, बालक के, बच्चे की जो मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए, उसे बिना बीच में रखे या मध्यस्थ बनाए रखे, उसे अन्य भाषा क्या होती है, सिखाई जाती है। किस विधि में, आपके प्रत्यक्ष विधि में। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में क्या होती है, बच्चे की मातृभाषा की सहायता न लेकर उससे क्या होती है, बार बार लिखित एवं मौखिक रूप से अभ्यास द्वारा उसको क्या कराई जा सकती है, नई भाषा को सिखाई जाती है। यही क्या होता है, इस विधि में बताया गया है। आगे देखें, इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्षेत्रीय भाषा, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा, बच्चे की मातृभाषा जब नहीं प्रयोग किया जाए, उसमें क्षेत्रीय भाषा कोई योगदान नहीं रहेगा। जब तक उसके मातृभाषा का प्रयोग किया जाए, तभी उसके क्षेत्रीय भाषा के, उसके सामाजिक भाषा का योगदान है। इसीलिए कहा गया इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है।
प्रत्यक्ष विधि में बच्चे की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। आप इस चीज को एकदम नोट करके चलेंगे, ठीक है। ये थी प्रोजेक्ट डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। आगे देखते हैं। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सिखाने पर बल दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि वार्तालाप मतलब बातचीत करके, एक दूसरे से बातचीत कर क्या होता है, अधिक से अधिक क्या होता है, सिखाने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से क्या करके कोई भी चीजों को सीख सके। दोस्तों, जब दो बच्चों में आपस में वार्तालाप करेंगे, समूह में वार्तालाप करेंगे, कैसे भी करके वार्तालाप अगर आपस में बातचीत करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको अधिक से अधिक सिखाने पर क्या होता है, बल दिया जाता है, जिससे वह क्या होता है, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, मौजूद हो सके। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सिखाने पर क्या होता है, बल दिया जाता है, जिससे क्या करे, बच्चा क्या हो, प्राकृतिक रूप से कोई भी चीज सीख सके। चलिए आगे देखते हैं। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होती है, जो श्रव्य दृश्य सामग्री हमारी जो दी गई है, उसका प्रयोग करके क्या होता है, इस विधि को सिखाया या बताया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि क्या है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो चीज मौजूद रहती है वह क्या करता है, बच्चा अपने व्यवहारों में लाकर उस चीज को अगर सीखेगा तो वह जल्दी ही सीख पाएगा, उसको समझ पाएगा। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण सुनकर एवं अनुकरण कर किसी चीज का अनुकरण कर देखकर उसका नकल करके जब सीखता है, तो वो क्या करता है, अपनी मातृभाषा में उस चीज को क्या करता है, सीख लेता है। उसी प्रकार वह क्या करता है, दूसरी भाषा भी क्या करता है, सीख सकता है। ठीक है, यही चीज इसमें बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विश्लेषण विधि, ठीक है, एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि क्या होती है उसको देखते हैं हम लोग। इस विधि के जनक कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। आप इसको याद रखेंगे, इस विधि के जनक कौन है आपके, आर्मस्ट्रांग। पूरा नाम क्या है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इसमें आगे देखते हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी चरण होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, समस्याओं क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन व समीक्षा करते हुए क्या करते हैं, उसको हल करते हैं। इसलिए क्या कहा गया इसमें, एडवर्ड जो आर्मस्ट्रांग जो थे, इन्होंने यही चीज बताया है। इस विधि में क्या बताया उन्होंने, समस्या को, जो भी बच्चों की समस्याएं रहती हैं, विद्यार्थी की समस्याएं रहती है, उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखता है और क्या करता है, उसकी समीक्षा करता है। इससे क्या करता है, वह उसको हल को जल्दी प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं। इस विधि में उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, यह विधि क्या होती है, गणित के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इस विधि में उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया को अपनाते हैं। कोई भी चीज होती है उसको छोटे छोटे अंशों में तोड़कर सीख लेना ही क्या कहलाता है, हमारा कौन सी विधि कहलाती है, विश्लेषण विधि कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। ठीक है, इसको देखते हैं, संश्लेषण विधि क्या होती है। इस विधि के जनक कौन है, आपके वही हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इसके भी आपके प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। आप इसको एकदम आर्मस्ट्रांग से याद करेंगे। आगे देखते हैं। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती हैं। ठीक है, विश्लेषण और संश्लेषण विधि क्या होती हैं, एक दूसरे के पूरक होती हैं। ठीक है, यही इसलिए कहा गया है कि विश्लेषण और संश्लेषण विधि क्या होती है, हमेशा साथ साथ चलती है। आगे देखते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। जब विश्लेषण हम कर लेते हैं किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय का, तो क्या करते हैं, किसी भी पाठ्यक्रम का, तभी क्या करते हैं, हम संश्लेषण करते हैं। आगे देखते हैं। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। उसमें क्या बताया गया था, उसमें छोटे छोटे अंशों को क्या होता है, जोड़कर, मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारी ये विधि संश्लेषण विधि दी गई, इसमें क्या होता है, देखिए, समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए क्या किया जाता है, समस्या का हल किया जाता है। जो समस्या के छोटे छोटे भाग होते हैं, उनको क्या है, जो टुकड़े होते हैं, उनको जोड़कर इनका हल किया, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े करके विश्लेषण विधि में हल किया जाता था। आगे देखते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रायः जियोमेट्री में किया जाता है। ठीक है, गणित में, गणित से बहुत ही उपयोगी है। इस विधि में क्या होता है कि ज्यामिति जब हम पढ़ते हैं,
उस विधि में क्या करते हैं हम, कोई भी चीज होती है उसको छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए इस विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार देख लेते हैं क्या कहा गया इस विधि के लिए। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। ठीक है, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। बहुत अच्छी बात कही, इसको याद कर लेंगे आप, ये कोटेशन। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका क्या होता है, घास से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया कि ये विधि, दोनों विधि एक दूसरे की पूरक होती है। आगे चलिए देखते हैं। आगे अनुकरण विधि, इमुलेशन मेथड। ठीक है, इसको देखते हैं। ये चीज क्या होती है, अनुकरण। अनुकरण का मतलब ये होता है क्या करना, नकल करना। ठीक है, नकल करके सीखना। चलिए देखते हैं क्या आगे इसमें कही गई है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज का क्या करते हैं, अनुकरण करके, नकल करके सीखते हैं। इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, अनुकरण विधि कहा जाता है। आगे देखते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखते हैं। इस विधि में बालक क्या करते हैं, अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, वह नई नई क्या होते हैं, रचनाएं, नए नए संरचनात्मक कार्यों को करना सीखते हैं अनुकरण विधि के द्वारा। आगे देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक के उच्चारण, शिक्षक जो उच्चारण करता है उसको बताता है, बच्चे क्या करते हैं, उसका सुनकर उसका वाचन करते हैं, वाचन करके सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक पहले किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ्यक्रम को, पाठ्यवस्तु के क्या करता है, पहले उसको बोलता है, फिर बच्चे क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उस चीज को बच्चे दोहराते हैं, उस चीज को समझते हैं। आगे देखते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ गुण माना गया है। इस चीज को आप एकदम नोट कर लेंगे। अनुकरण विधि में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, आप एक एक पॉइंट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। इसको देखते हैं, व्याख्यान विधि क्या होती है, इसको समझते हैं। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। ठीक है, व्याख्यान विधि में क्या होती है, किसी तथ्य जो हमारे होते हैं, जो वस्तु या तथ्य, जो भी चीज हमारे सामने मटेरियल्स उपस्थित होते हैं, उसका क्या करते हैं, हम व्याख्या करते हैं। इसके बाद क्या है, व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। व्याख्यान विधि जो हमारी क्या होती है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि व्याख्या के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता था। ठीक है, व्याख्या के लिए ही सब कुछ माना, व्याख्या करके किसी भी विषय वस्तु क्या करते थे, पहले उसकी व्याख्या की जाती थी, उसके बारे में बताकर ही क्या कहते थे, सिखाया जाता था। आगे देखते हैं। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती थी। ठीक है, इस विधि में क्या होती है, शिक्षण की भूमिका, जो शिक्षक हमारे होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, सबसे प्रमुख होती है। कौन सी विधि में, व्याख्यान विधि में। इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि भी कहते हैं। यह विधि स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है। ठीक है, यह विधि क्या करती है, कोई भी चीज जब हम क्या करेंगे, उसको व्याख्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसको समझेंगे, तो क्या करेंगे, उससे हमारी क्या होती है, जो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल होता है, वह कहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत ही उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक होता है। हम जो सामाजिक विज्ञान जो विषय पढ़ते हैं, उस विधि में क्या होता है, सबसे ज्यादा किस विधि का प्रयोग करते हैं, व्याख्यान विधि, क्योंकि उसमें क्या होता है, व्याख्या के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को, उसमें किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी उसको समझाया जाता है। सामाजिक विज्ञान जो पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त विधि हमारी कौन सी है, व्याख्यान विधि। आगे देखते हैं। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। वही चीज अभी हमने आपको बताया कि व्याख्यान विधि में क्या होता है कि पाठ्य वस्तु जो हमारी होती है, जो विषय वस्तु होती है, उसको प्रस्तुतिकरण के लिए क्या होता है, अधिक से अधिक बल दिया जाता है। ये चीजें किसमें कही है, आपकी व्याख्यान विधि में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मौर्य मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, मॉन्टेसरी मेथड या मौर्य मॉन्टेसरी विधि, ये विधि आपकी पूछी जाती है हमेशा।
इस चीज को आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलेंगे, इसको पढ़ के चलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कही क्या गई। मारिया मॉन्टेसरी इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। जो मारिया मॉन्टेसरी थे वो क्या थे? इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई। जिनके नाम से क्या हुआ? शिक्षा की क्या हुई? मॉन्टेसरी पद्धति जो हमारी हुई वो प्रसिद्ध हुई, प्रचलित हुई। इसके बाद देखते हैं, यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। यह क्या हुआ? 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनके प्रयोग में किस विधि का प्रयोग किया? मारिया मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करके उनको सिखाया जाता है। आगे देखते हैं इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया था। ठीक है, इस विधि में क्या हुआ था? रूस विश्वविद्यालय में डॉक्टर जो मारिया मॉन्टेसरी थी उन्होंने क्या किया? जो मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनके जो शिक्षा के लिए क्या गया था, इस विधि का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं, कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। कुछ समय मंद बुद्धि, पहले क्या इस पर जो प्रयोग किया था हमारे मॉन्टेसरी ने, किस पर प्रयोग किया था? जो हमारे मंद बुद्धि के बच्चे थे 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के। इसके बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि में जो बालक थे उनके लिए शिक्षा में ये विधि क्या हुई? उपयोग में लाई गई। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इन्होंने डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने क्या कहा है? शिक्षा का मूल उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए वो क्या? बालक का सर्वांगीण सभी तरीके से क्या होना चाहिए? विकास करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरीके से, संवेगात्मक जितने भी तरीके बच्चों के होते हैं उनका क्या करना है? विकास करना। इस विधि क्या है? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसको देख लीजिए। मॉन्टेसरी विधि का आपको कौन प्रवर्तक है? मारिया मॉन्टेसरी। इसके बाद यह विधि कितने बच्चों के लिए? 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। रूस विश्वविद्यालय में पहली बार मंद बुद्धि बालक जो थे उनके लिए प्रयोग में लाई गई थी। बाद में कुछ समय बाद जो बालक थे, जो सामान्य बुद्धि के बालक, उसके लिए भी शिक्षा में लाई गई। और इस विधि का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं डाल्टन विधि। इस विधि को देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। डाल्टन विधि के जनक या प्रतिपादक कहें तो आपके कौन है? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, पार्कहर्स्ट या पार्कहर्स्ट इसमें लिखा गया है, आप इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझ लेंगे, माना जाता है। आगे देखते हैं। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाली शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया है। इस विधि का उपयोग किसमें किया गया? निर्माण किसमें किया? कक्षा में शिक्षण में जो दोष उत्पन्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? आपका डाल्टन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। इस विधि में अध्यापक द्वारा जो छात्र होते हैं उनको क्या करते हैं? असाइनमेंट के रूप में कुछ कार्य दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके जमा करना होता है या देना होता है। जो असाइनमेंट बच्चों को मिलता है, कोई टॉपिक होती है उस पर बच्चों को लिखकर क्या करना होता है? उसको जो समय दिए रहते हैं उसके भीतर क्या करना होता है? जमा करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। इस विधि में क्या होता है? जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको क्या करते हैं? कोई भी कार्य करने के लिए इस विधि में संपूर्ण रूप से क्या स्वतंत्रता दी जाती है। स्वतंत्र होकर वो क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके। चलिए आगे देखते हैं। आगे भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। ये क्या होती है? भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? इसको देख लेते हैं। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। ठीक है, यह क्या है? एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि को अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह विधि क्या है? हमारी एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि को अव्याकृत का मतलब ये होता है कि व्याकरण के द्वारा जो भाषा को सिखाया जाता है के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जो व्याकरण को ज्ञान होता है वो रचनाओं के माध्यम से, संरचनाओं के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से व्याकरण को छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसका ज्ञान दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। जो प्राथमिक की कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है? इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। यह विधि क्या होती है? व्याकरण विधि हमारी जो होती है, भाषा संसर्ग विधि क्या होती है?
यह बच्चों की सुविधा के लिए, शुद्धता के लिए क्या होती है, जो प्राथमिक, जो प्राइमरी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या होती है, यह बहुत ही उपयोगी होती है। आगे देखते हैं, इस विधि के द्वारा छात्र को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि के द्वारा क्या होता है, छात्र जो होते हैं उनके अच्छे लेखनों की जो पुस्तकें होती हैं उसके द्वारा क्या होता है, व्याकरण का ज्ञान इनको दिया जाता है, इनको बताया जाता है कैसे क्या क्या चीजें सीखना है, क्या क्या चीजें होती हैं। ये इस विधि को आप देख के जाइए, भाषा संसर्ग विधि, इससे भी परीक्षा में के प्रश्न बनते हैं। यह क्या होती है, सबसे मुख्य चीज इसको नोट कर लीजिएगा, भाषा संसर्ग विधि का अर्थ ये क्या है, व्याकरण के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में करके किसी भी चीज, किसी टॉपिक को सीखना। खासकर यह विधि क्या होती है, अब छोटे बच्चों की कक्षाओं, प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं उसमें ये विधि आपकी चलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर देख लीजिए पहले क्या करना है आपको, एकदम नोट कर लीजिए दोस्तों, एकदम आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए लग गए हैं। आपका थोड़ा सा सहयोग क्या करता है, हमको काफी ऊर्जा देता है और उत्साह देता है दोस्तों। तो लग जाइए एकदम, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो कोई जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है आप इसको एकदम जी जान लगाकर एकदम पढ़िए, क्योंकि पेपर नजदीक आ गया है। एकदम लगे रहिए, देखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, हाँ इस चीज को नहीं समझ, इस चीज को बताया जाएगा, हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा उस चीज को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल फिर से कह रहे हैं पसंद आ रहा है उससे लाइक करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।